हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों ओसिलेशन वाले क्वेश्चन चल रहे थे, जरा बढ़ाते हैं उनको आगे। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ चुके हैं। चलिए सवाल में क्या कहा है जरा ध्यान से समझते हैं। इसमें कहा ए मास फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h एंड इट्स टाइम ऑफ फॉल t is recorded in terms of time period t of a simple pendulum. Okay, on the surface of earth it is found that t equals to 2t. The entire setup is taken on the surface of another planet whose mass is half of the earth and radius is same. Same experiment is repeated and corresponding time noted t dash and कैपिटल टी डैश। ओके, क्वेश्चन बढ़िया है, जरा ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं ये है भाई हमारी अर्थ, ये है हो गई हमारी अर्थ, ठीक है। अब इसमें कहा है कि एक मास को h हाइट से गिराया गया। एक मिनट, अर्थ की सरफेस ऐसे ही बना देता हूं मैं सिंपल। ये हो गई अर्थ की सरफेस। एक मिनट, ये कुछ चलने में प्रॉब्लम कर रहा है शायद पेन। हाँ, तो ये हो गई अर्थ की सरफेस, ठीक है जी। इधर और इधर दूसरे प्लेनेट की सरफेस, ठीक है। अब यहां पर दिया है पहली वाली में कि मास m को h हाइट से गिराया। ये मास m है और h हाइट से इसको हमने गिरा दिया। इसको नीचे गिरने का जो टाइम लगा t, तो नीचे तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो हमें डायरेक्ट पता होता है कितना, 2h अपॉन में g। तो ये टाइम इसको लगा। अब ये बोला इन्होंने इसमें कि इस t को किसी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से रिकॉर्ड किया गया। तो यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम भी यूज किया कर रहे हैं हम, और उसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। एल है सिंपल पेंडुलम में जो रस्सी लग रही है उसकी लेंथ, और ये भी दिया है कि स्मॉल टी और कैपिटल 2t आपस में बराबर दे रखे। तो चलो इनको बराबर रख लो, देखते हैं क्या आएगा। तो यहां से आएगा स्मॉल टी की जगह तो रख दो अंडर रूट में 2h बटे जी। ये तो इक्वेशन से आया, आपको पता ही है। ये 2 कैपिटल टी की जगह 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। देखो जी से जी कट गया, यहाँ पे अंडर रूट में था, ये अंडर रूट खोल दो इधर तो 2h, इधर अंडर रूट खोलेंगे तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर, और एल आ जाएगा। ये 2 से इसको काटेंगे तो h बराबर आ गया हमारा 8 पाई स्क्वायर एल। लो, ये हाइट हमें पता चल गई इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम, या पेंडुलम में जो रस्सी यूज हो रखी है उसकी टर्म्स में। अब इन्होंने कहा दूसरा प्लेनेट पे चलते हैं। चलो, दूसरे प्लेनेट पे हुआ क्या है, जिसका मास अर्थ का आधा है। ओके, दूसरे प्लेनेट पे मास अर्थ का आधा है। तो भाई सीधी सी बात है, रेडियस तो सेम दे रखी, मास अर्थ का आधा। मास यहाँ पे m अर्थ का था और रेडियस r थी। यहाँ अर्थ का आधा मास है और रेडियस वही है r। तो क्या बदलेगा, यहाँ पे देखो ग्रेविटी g थी, यहाँ पे ग्रेविटी बदल जाएगी, g डैश हो जाएगी। तो अब हम उतनी हाइट से उसको अगर छोड़ें, यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करें, तो कितना टाइम लगेगा टी डैश। वही सेम फॉर्मूला 2h बटे जी, लेकिन जी की जगह क्या आएगा, जी डैश। फिर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालें, तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ तो वही रहेगी, उसका जो टाइम पीरियड होगा टी डैश 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी डैश। और फिर हम इनको देखें कि ये आपस में अब किस तरह से इक्वल है।
तो एक बात सोचो ना आप, इसमें इसमें अगर हम टी डैश और टी को देखें बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने ये रख रखा था, तो ये आपस में इक्वल है या नहीं उसे देखने के लिए एच की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हैं हम। देखो ये एच की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, उससे हमें टी डैश का पता चल जाएगा। अंडर रूट में 2h, एच की जगह 8 पाई स्क्वायर एल और बटे में जी डैश। बोलो यही हो जाएगा कि नहीं? 8 पाई स्क्वायर एल बटे जी डैश। और टी डैश कितना है? 2 पाई अंडर रूट में एल बटे जी डैश। अगर हम दोनों को डिवाइड करें आपस में, जी डैश से जी डैश कट गया, एल से एल कट गया, ठीक है। और टी डैश बटे कैपिटल टी डैश बराबर यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 2 16 पाई स्क्वायर का अंडर रूट, और बटे में ये तो कट ही चुका है 2 पाई, तो टी डैश की वैल्यू बटे में टी डबल डैश, टी डैश कैपिटल टी डैश, और ये आ जाएगा 16 का अंडर रूट तो 4 पाई और बटे में 2 पाई, पाई से पाई कट गया, ये सेम 2 बार, तो टी डैश बराबर 2 टी कैपिटल डैश। तो ये हो गया हमारा वही सेम स्मॉल टी डैश बराबर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कोई भी चेंज नहीं आया। अच्छा यार मैं बताऊं, इसको हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। वजह ये थी कि एक बात देखो ना, हाइट जब किसी बॉल को आप ऊपर से छोड़ रहे हो, उसका जो टाइम है वो जी पे डिपेंड कर रहा, हाँ। किसी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो भी जी पे डिपेंड कर रहा, हाँ। लेकिन जब हम उनको आपस में डिवाइड कर रहे, जी से जी कट रहा था या नहीं? देखो यहाँ पे जी से जी कट गया था, कट गया था। तो ऐसे ही जब दूसरे प्लेनेट पे जाओगे वहां जी बदल जाएगा, पर जब हम उनको आपस में एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, डिवाइड करेंगे, जी डैश से जी डैश कट जाएगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर तो इसका मतलब जो टाइम का स्मॉल टी का कैपिटल टी का रिलेशन यहाँ है, वही स्मॉल टी डैश और कैपिटल टी डैश का रिलेशन यहाँ रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए हमें इसको सॉल्व करके देखने की जरूरत ही नहीं थी। बिना सॉल्व के मैंने सॉल्व करके पूरा दिखाया है आपको, पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो सॉल्व करके देखने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। सीधे सीधे जो उन दोनों के देखो टी स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच में जो रिलेशन है, वही टी डैश और 2t डैश के बीच में रिलेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें देखो क्या बोला है इसने, एक सिंपल पेंडुलम है, मान लीजिए सिंपल पेंडुलम तो बोला नहीं, एक पेंडुलम बोला, तो मतलब फिर तो हार्मोनिक ऑसिलेटर भी हो सकता है। x इज इक्वल टू 0 से एक पार्टिकल चला, पहले आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर वापस आएगा, इस तरह से घूमता रहेगा, इस तरह से घूम रहा है, इसको कहते हैं SHM करने वाला ऑसिलेटर। अब इसने बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब पेंडुलम इज 20 मीटर, ए की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 5 मीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन। मीन पोजिशन से 5 मीटर दूर जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका टाइम पीरियड बताओ। अरे यार बड़ा आसान सवाल है। क्या करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलो यही होता है कि नहीं? ये होता है भाई साहब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर इस हिसाब से निकालें तो 5 मीटर पे इसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा? 20, तो ए की जगह 20 रख दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह 5 मीटर रख दो। अब एक चीज ध्यान रखना, ये माइनस आप छोड़ सकते हो। वजह यह है कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है हमको, वैल्यू लेनी है। माइनस क्या दिखाता है? इसकी डायरेक्शन। तो ये तो हमें लेनी नहीं, छोड़ो। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20/5, माइनस दिया हमने छोड़, ये से काटा तो 4 आ गया। ओमेगा की वैल्यू √4 मतलब 2 आ गई। ये ओमेगा की वैल्यू है। अब मुझे कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बटे में ओमेगा।
तो 2 पाई बटे में 2, 2 से 2 कट गया, पाई सेकेंड। यही हमारा टाइम पीरियड है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें क्या दिया है, ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के कट इनटू लेंथ्स ऑफ 1:2:3, they are connected in series and new force constant is k dash. If they are connected in parallel, the force constant is k double dash. K dash and k double dash is, देखो भाई सुनो, एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 हिस्सों में तोड़ दिया। एक की लेंथ 1:2:3 के रेशो में है लेंथ, मतलब एक की लेंथ अगर x है तो दूसरे की 2x है और तीसरे की 3x है, और टोटल की लेंथ अगर लेंगे तो 6x है। भाई अगर पूरे स्प्रिंग की लेंथ ले 6x, उसमें से x, 2x और 3x अलग अलग तोड़ दिए। अब इनके नए जो k होंगे वो क्या क्या होंगे, जैसे आपने पहले इसका एक छोटा स्प्रिंग बना दिया, फिर एक और बना दिया 2x लेंथ का, एक 3x लेंथ का बना दिया, तो इनके नए k क्या होंगे, तो k होंगे इसके मान लीजिए k1, इसका होगा k2 और इसका होगा k3। तो कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान है। ये स्प्रिंग जब बनाए जाते हैं तोड़ के, एक बड़े स्प्रिंग में से छोटे स्प्रिंग अगर बनाते हो तो बड़े स्प्रिंग का k और उसकी लेंथ, उन दोनों का प्रोडक्ट छोटे स्प्रिंग का k और उसकी लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने पहले वाले स्प्रिंग को, ऐसे ही दूसरे स्प्रिंग का k, k2 और उसकी लेंथ 2x इनटू में, ऐसे ही तीसरा k3 और उसकी लेंथ 3x। अगर सब में से x हटा दूं, कॉमन लेके काट दूं और k1 की वैल्यू निकालूं, तो देखो इसे और इसे इक्वल रखूंगा तो 6k, k2 की वैल्यू निकालूं तो देखो इसे और इसे इक्वल रखूंगा तो 3k आ गई, और k2 की वैल्यू, k3 की वैल्यू निकालूं तो देखो इसे और इसे इक्वल रखूंगा तो 3 बटे में चला जाएगा तो 2k आ गया। तीनों का k पता चल गया। अब इनको सीरीज में जोड़ा पहले तो सीरीज में तो k डैश की वैल्यू होती है k1 प्लस k2 प्लस k3, तो ये वापस कितना आ जाएगा, k1 प्लस k2 प्लस k3। सॉरी, सीरीज में उल्टा बोल दिया मैंने। सीरीज में तो वापस से हो जाएगा वही का वही, 6k, वो k ही आ जाएगा इसका। और कैसे आएगा वो सुनो, सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/k डैश इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। ये सीरीज में जोड़ दिए हमने तीनों को, तो वापस वही आ जाएगा k। सोल्व करके देख लो, चाहे 1/6k, k1 की जगह k2 की जगह 3k, k3 की जगह 2k, 6k, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आ जाएगा 6/6k, मतलब 1/k, 1/k डैश की वैल्यू, तो k डैश आ गया वापस k। इसका मतलब अगर हम उनको वापस से सीरीज में जोड़ दें तो फिर से वही स्प्रिंग बन जाएगा, लेकिन अगर उनको पैरेलल में जोड़ें k डबल डैश, तब उनका k इक्विवेलेंट होगा k1 प्लस k2 प्लस k3। तो k1 कितना है 6k प्लस 3k प्लस 2k, ये आ गया 11k। अब इन दोनों का रेशो पूछा है k डैश और k डबल डैश का, तो k डैश तो हो गया k और k डबल डैश हो गया 11k, k से k कट गया, आंसर आ गया 1:11। यही हमारा आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया है, इसने कहा ए बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ ए स्प्रिंग हुज अपर एंड इज फिक्स्ड। एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा फिक्स है और नीचे वाले हिस्से में मास m लगा दिया हमने। ठीक है, स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, स्प्रिंग में बहुत कम मास है ऐसा समझो। फिर इसको m को खींच के छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे जाएगा
और इसका टाइम पीरियड दे दिया 3 सेकेंड। अब आपसे कहा अगर इस मास m को 1 kg बढ़ा दें, मतलब इस मास m को m+1 कर दें, तो इसका टाइम पीरियड 5 सेकेंड हो जाता है। टी डैश कह दो, टाइम 5 सेकेंड हो गया। तो m की वैल्यू बताओ। अरे बड़ा आसान है। तो आपको पता होना चाहिए स्प्रिंग का टाइम पीरियड जो होता है वो होता है, स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड 2π√m/k। अब ये दे रखा है 3 सेकेंड, तो 3 बराबर 2π√m/k। अब जब आपने इसका मास बढ़ा दिया तो अब टाइम पीरियड बदल जाएगा। 2π√ कितना बढ़ा दिया, m+1 कर दिया, तो m की जगह m+1/k। ठीक है, और टी डैश की वैल्यू अब हो गई 5, तो 2π√m+1/k। दोनों को आपस में डिवाइड कर लो। 3/5 इधर 2π में m/k बटे में 2π में m+1/k। 2π से 2π कट गया, k से k कट गया, दोनों का स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 25 बराबर m/m+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9m+9 बराबर 25। इसे इधर ले आओ, तो 9 बराबर 25 माइनस 9, 9m बराबर 25 माइनस 9 बचा 16, तो m बराबर आ गया 16/9 किलोग्राम। इतना मास वो था 16/9। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आसान सा सवाल था ये, तो बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्प्रिंग मास सिस्टम को जब हम ऑसिलेट कराते हैं तो उसका m का वैल्यू क्या होता है। चलो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं क्या बोला है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास इज t। ठीक है, if along with it another mass m is also suspended, the period of oscillation now will be। भाई सीधी सी बात है, सेम सवाल है जैसा अभी किया था। स्प्रिंग मान लीजिए लगा हुआ है, उसमें मास m लगा रखा है और उसका टाइम पीरियड t है। अब अगर हम उसमें एक और मास लगा दें m के साथ साथ, तो अब ये टोटल मास हो जाएगा 2m। तो अब इसका नया टाइम पीरियड बताओ। बड़ा आसान सा सवाल है। पहले टाइम पीरियड अगर निकाले तो 2π√k/m, सॉरी m/k। ठीक है, पहले भी तो यही लगाया था, या दूसरा लगा दिया था, यही है m/k। अब नया टाइम पीरियड होगा वही 2π में m की जगह 2m/k। स्प्रिंग में तो कोई चेंज नहीं, स्प्रिंग तो सेम है, मास बदला बस आपने। तो अब देखो, अगर नया टाइम पीरियड देखोगे आप तो खुद से सोचो, इन दोनों को डिवाइड कर लो, t/t डैश 2π√m/k, और यहाँ आ जाएगा बटे में 2π में 2m/k। k से k कट गया, m से m कट गया, 2π से 2π कट गया। t/t डैश बराबर 1/√2। तो t डैश की वैल्यू आ गई t√2। मतलब पहले टाइम पीरियड को अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अब नया टाइम पीरियड हमें पता चल जाएगा बच्चों। बिल्कुल आसान आसान से सवाल थे, बस सारे फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, तब हम उनको आसानी से कर पाते हैं। चलिए आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब करना है आपको। कल मिलते हैं बच्चों।